यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। एक तरफ जहां इंडियन एयरफोर्स में जो एमआरएफए को लेकर बातचीत है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। हालांकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से बीच में स्क्रूटनी के लिए रखा गया है, लेकिन इसी बीच फ्रांस ने एक सरप्राइजिंग रिपोर्ट सामने रखी है, जहां पर रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि फ्रांस की नेवल एयरफोर्स ने बेसिकली ASMPA-R जो कि एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, इसको टेस्ट किया है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि एक मिसाइल ही तो टेस्ट हुई है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ये जो ASMPA-R मिसाइल है, ये न्यूक्लियर पेलोड को कैरी करने के लिए कैपेबल है। हालांकि ये टेस्ट जो आयोजित किया गया था, ये बेसिकली बिना न्यूक्लियर वॉरेट के किया गया था और इस समय फ्रांस लगातार अपने राफेल की जो ताकत है उसको टेस्ट करने में लगा है। वहीं इसके जो एनहांस्ड वेरिएंट है, जिसमें राफेल F5 स्टैंडर्ड भी शामिल है, उसका डेवलपमेंट भी आगे बढ़ाया जा रहा है और इस तरीके से राफेल की जो असली ताकत है ये दुनिया के सामने आई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है इस समय तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के। हमने पूर्व की वीडियोस में आपसे कहा था कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर एक के बाद एक जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगी और अब ऐसा हो भी रहा है। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय भारत के इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर एक और बड़े रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इश्यू कर चुकी है, जहां पर इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जिसको RFP कहते हैं, उसमें एक ब्रॉडबैंड रेडोम जो कि पोलराइजर के साथ इंटीग्रेटेड होगा, इसके डेवलपमेंट की बात कही गई है और ये मुख्यतः तेजस मार्क 2 के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से संबंधित है। और ये जो टेक्निकल RFP है इसको रिलीज किया गया है DRDO के CASDIC के अंतर्गत, यानी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर यानी CASDIC के अंतर्गत इसको रिलीज किया गया है। और ये तेजस मार्क 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के फॉर्म फैक्टर को फ्रीज किया जाएगा और फुल स्किल प्रोडक्शन का जो रास्ता है उसको एक्सीलरेट किया जाएगा। दरअसल इस समय जितने भी जरूरी सिस्टम जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि तेजस मार्क 2 का जो डेवलपमेंट है ये पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ सके। आपको याद दिला दें कि तेजस मार्क 2 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले भविष्य में बेरास 2000 और MiG-29 के जाने के बाद जो गैप क्रिएट होगा उसको फिल करने की जिम्मेदारी तेजस मार्क 2 के ऊपर ही होने वाली है। एक तरफ जहां इसको अभी रोल आउट करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, तो वहीं पहले की रिपोर्ट में ये बताया गया था, IDRW की रिपोर्ट में खासकर, कि जो इनिशियल प्रोटोटाइप रिलीज किए जाएंगे इन्हें फिर इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट भी किया जाएगा और धीरे धीरे जब जो प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट है वो आएंगे तो भारतीय वायुसेना फिर उन्हें चरणबद्ध तरीके से इंडक्ट करना शुरू करेगी। रोल आउट की बात करें तो 2026 की शुरुआत में इसके रोल आउट की बात की जा रही है और इसी वर्ष के अंत तक इसकी जो पहली उड़ान है उसकी भी बात यहाँ पर की गई है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम हमें कब तक वास्तविकता का रूप लेता नजर आएगा। अभी करंट स्टेटस की बात करें तो ये अपने असेंबली लाइन में है, जहां पर इसको तैयार किया जा रहा है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सब ने ब्रह्मोस मिसाइल के कैपेबिलिटीज को देखा कि कैसे भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने पाकिस्तान के मल्टीपल एयर बेसेस को तबाह किया। लेकिन अब यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये समय, भले ही हमने विक्ट्री प्राप्त कर ली है, लेकिन ये समय आराम से बैठने का नहीं है, बल्कि अब इसमें एक और कदम आगे बढ़ाने का है। अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो मैक 3 की स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम है और 450 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है, अब इसके यूज के बाद एडवर्सरीज को भी इसकी कैपेबिलिटी का पता चला है। और जब हम बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज का, तो वो इस समय अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको फास्ट ट्रैक कर रहे हैं और इस समय ऐसे सिस्टम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है चाइना की तरफ से, खासकर जो कि मार्क 3 थ्रेट्स को काउंटर करने में सक्षम होंगे। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस समय चाइना अपने जो HQ-29 और HQ-19 जैसे सिस्टम है, ये सिर्फ थियोरेटिकली अब उनको प्रदर्शित नहीं कर रहा है, बल्कि ऑपरेशनली ये जो सुपरसोनिक थ्रेट्स हैं इनको काउंटर करने में सक्षम है। अब ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ब्रह्मोस की सफलता के बाद अब भारत को मार्क 3 कैपेबल मिसाइल से ऊपर उठकर जो मार्क 4.5 वेरिएंट है इस पर काम तेज करना होगा। यूँ तो अगर हम बात करें ब्रह्मोस के बाद तो ब्रह्मोस 2 का नाम आता है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है, जो कि मैक 6 से मैक 7 यानी आवाज़ की रफ्तार से भी तकरीबन 6 से 7 गुना तेज ट्रैवल करने में सक्षम होगी। उसको तो डेवलप करने पर हम जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि वो अभी सालों दूर है। तो ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट मैक 4.5 अपग्रेड की तरफ देखने पर विचार कर रहे हैं और अगर ये काम 2030 तक भी हो जाता है तो फिर भारत के लिए ये यहाँ पर बहुत बड़ी जीत होगी और हम चाइना और पाकिस्तान के जो एयर डिफेंसेस हैं उनको इवेट करने में सक्षम होंगे और जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको हम न्यूट्रलाइज भी कर पाएंगे।
और ऐसे में इस समय जो काम है उसको तेज करने पर जो जोर है वो दिया जा रहा है। और ये बात सही भी है, क्योंकि हम एक बार अपनी जीत से अब एकदम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते, हमें आगे की तैयारियां करनी होंगी। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट भारतीय थल सेना को लेकर आ रही है। भारतीय थल सेना इस समय अपनी आर्टिलरी और रॉकेट रेजिमेंट को मजबूत करने में लगी है, और इसी क्रम में भारतीय थल सेना की तरफ से एक इंटरनल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय थल सेना अपनी आर्टिलरी फ्लीट को मजबूत करने पर लगी हुई है। दरअसल ये जो अभी अपग्रेड प्रोग्राम सामने आया है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतीय थल सेना अपनी लीजेंडरी बोफोर, जिसको आप FS-77 के नाम से भी जानते हैं, इसको अपग्रेड कर रही है। और इस अपग्रेड प्रोग्राम के अंतर्गत जो रिकॉइल सिस्टम है और ऑक्सिलरी पावर यूनिट है, जिसको आप APU भी कहते हैं, इसको अपग्रेड किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव्स हैं, इससे इनको इक्विप किया जा रहा है। इस मामले के जानकार सोर्सेज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि NT पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड इस समय लोएस्ट बिडर यानी L1 के तौर पर इमर्ज हुआ है, और इस समय इसके अपग्रेड की जिम्मेदारी इनके तरफ से ही निर्वहन करी जानी है। दरअसल इस गन की रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी के तो हम सब दीवाने हैं, और कारगिल के युद्ध में आप सब ने इन गन्स की तबाही देखी कि कैसे इन गन्स ने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी थी। हालांकि इस समय भारतीय थल सेना की जहां तक बात रही, तो भारतीय थल सेना अपनी कैपेबिलिटी को अपग्रेड कर रही है, जहां पर एडवांस्ड रोड आर्टिलरी गन सिस्टम जैसे जो नए प्रोग्राम है वो इनिशिएट किए गए हैं, जिनका उद्देश्य है भारतीय थल सेना की ताकत को इजाफा करना। लेकिन जो बोफोर्स है, इसकी उपयोगिता से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हालांकि आपको बता दें कि गन की जो सर्विस लाइफ है, इसको भी इंक्रीज किए जाने पर काम किया जा रहा है, और इसका जो कह सकते हैं बैरल लाइफ है, इसको 2000 से लेकर 3000 राउंड तक जो इम्प्रूव है वो किया जाएगा। कुल मिलाकर के भारतीय थल सेना अपने आप को हर प्रकार से मजबूत करने में लगी है, ताकि आने वाले भविष्य में अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसे कोई भी कह सकते हैं ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, तो फिर वहां पर इन सिस्टम्स का पूरे तरीके से यूज़ किया जा सके और किसी प्रकार की कमी वहां हमें देखने को ना मिले। और इसीलिए इस अपग्रेड प्रोग्राम को भारतीय थल सेना की तरफ से इनिशिएट किया गया है। और अगली और अंतिम अपडेट आ रही है इस समय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रूस से भारत ने एक रिक्वेस्ट करी है, जहां पर रूस को इस बात के लिए उल्लेखित किया गया है कि रूस जल्दी से जल्दी जो 2 स्क्वाड्रन अभी पेंडिंग है डिलीवरी के लिए, जो कि $5.43 बिलियन के डील का हिस्सा थे, जो कि हमने रूस के साथ 2018 में साइन किया था, उसको जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जा सके, ताकि भारतीय सेना की या भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। दरअसल भारत इस समय अपने आप को एक लेयर डिफेंस नेटवर्क के अंतर्गत सुरक्षित करना चाहता है, ताकि अगर आने वाले भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत आती है या ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई भी ऑपरेशन होता है, तो सीमाओं को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि 2026 तक की जो अवधि है वो रूस ने मांगी थी, लेकिन भारत चाहता है कि इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।